एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। एंड यहाँ पर ये जो आपको सामने दिख रहा है, अब क्या करें जिसका नेट और जेआरएफ क्वालिफाई हो गया है या जिसका नेट भी हुआ है। तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि नेट और जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद हम क्या करें, राइट डायरेक्शन क्या है टुवर्ड सक्सेस। क्योंकि हम नेट तो क्वालिफाई कर लेते हैं, हम जेआरएफ तो निकाल लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि हमें नेट और जेआरएफ के बाद क्या करना है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बता देती हूँ स्टूडेंट्स की जिनका नेट क्लियर है वो क्या करें, जिनका जेआरएफ हुआ है वो क्या करें। देखो सिंपल सरल सी चीज मैं आपको बता दूं, जिसका नेट हुआ है ऑब्वियसली अब आपके 2 महीने के बाद अपॉर्चुनिटी है एंड इट्स अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी। आप उस अपॉर्चुनिटी को यूज कर सकते हो फॉर क्लियरिंग जेआरएफ, है ना। सो 2 महीने के बाद मीन्स दिसंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा, और नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली जनवरी के स्टार्टिंग और मिड में हो जाएगा। तो अप्रोक्स हम 2 महीने मानकर चलते हैं, है ना। वैसे तो 1.5 मंथ है, बट अप्रोक्सीमेटली हम 2 महीना मानकर चलते हैं। सो सही डायरेक्शन क्या है, क्या करना है। सबसे पहले तो जिनका जेआरएफ टारगेट था वो नेट अगर हो गया है तो जेआरएफ को टारगेट करो, क्योंकि बहुत कम समय बचा है। यू जस्ट नीड अ क्विक रिवीजन। एंड जिनका जेआरएफ हुआ है वो पीएचडी में कैसे अप्लाई करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ना क्लियर तो कर लेते हैं बट उनको एक राइट डायरेक्शन नहीं मिलती है। और ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो यूजफुल है जो अभी फाइनल मास्टर्स के ईयर में है, मीन्स फाइनल ईयर में अपने मास्टर्स के जो अटेम्प्ट दे सकता है यूजीसी नेट का, उनको किस तरीके से स्कोर बनाना है, उसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है। तो इस वीडियो के थ्रू आज हम आपको ये सब सिखाएंगे कि आपको क्या क्या करना होता है, कैसे कहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होता है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि नेट क्वालिफाई हो गया, चलो अब हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं। बट असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको कहाँ अप्लाई करना है, कहाँ क्या करना है, वो सब के बारे में आपको बताती हूँ। फर्स्टली जो स्टूडेंट, मैं बेसिक आपको होम साइंस पढ़ाती हूँ, फैकल्टी ऑफ होम साइंस एट टेक्स्ट बुक। सो जहाँ पर जो भी स्टूडेंट यहाँ पर होम साइंस की प्रिपरेशन कर रहा है वो इस वाले टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। जो भी आपको क्लासेस के रिगार्डिंग डाउट रहता है, पीडीएफ हम आपको इस ग्रुप में देते हैं कंप्लीट, जो हम पढ़ाते हैं यूट्यूब पे पीडीएफ यहाँ जाती है। एंड क्लास की नोटिफिकेशन जो है, क्लास का जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी मैसेजेस होते हैं क्लास के रिगार्डिंग, वो सारे इसी टेलीग्राम ग्रुप पे हम आपको दे देते हैं। एंड देखो यहाँ पर ना जब हम बात करते हैं यूजीसी नेट और जेआरएफ की, तो जब हम क्लियर कर लेते हैं तो हमारे पास 2 चीजें आती हैं, और स्टूडेंट्स के मन में यही 2 सवाल आता है कि हमने नेट और जेआरएफ तो निकाल लिया है, तो क्या हम रिसर्च में जाए या फिर हम टीचिंग में जाए। देखिए रिसर्च उनके लिए है जिनका जेआरएफ निकला है, ऑब्वियसली नेट वाले जो है डायरेक्टली रिसर्च में एंटर नहीं कर सकते हैं। सो अगर मैं बात करूंगा इस रिसर्च की, अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हो तो यूनिवर्सिटी जो है हर समय मतलब कुछ कुछ टाइम पीरियड में फॉर्म्स निकालती है पीएचडी का। तो आपको फॉर्म फिल करना है और उसमें जेआरएफ डालना है, अपना एनरोल करना है जेआरएफ के अंडर, एंड आपको डायरेक्टली इंटरव्यू में बैठने का मौका मिलेगा अलोंग विद द नेट कैंडिडेट्स और जिनका पीएचडी स्कोर आया था। सो रिसर्च में आप जा सकते हो, दोज हु वांट टू परस्यू पीएचडी फर्दर, दोज हु वांट टू परस्यू रिसर्च, जो रिसर्च साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना चाहते हैं, बिकॉज इट्स अ बिग डिग्री, है ना। सब लोग चाहते हैं कि हमारे नाम के आगे डॉक्टर लगे। सो एक पीएचडी की डिग्री आपको दिलाती है ये सारी चीजें, एंड आप रिसर्च में जा सकते हो आफ्टर क्लियरिंग द जेआरएफ। ये सभी को पता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने होम साइंस डोमेन की बात करूं, ठीक है, क्योंकि मैं होम साइंस यहाँ पढ़ा रही हूँ, तो अगर मैं होम साइंस की बात करूं तो होम साइंस में क्या होता है, डिफरेंट डोमेन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर फूड एंड न्यूट्रिशन है, ठीक है, और एक आता है फूड टेक्नोलॉजी, या फिर आप फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हो। एक एरिया आता है टेक्सटाइल का, एक एरिया आता है ह्यूमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का, जिसको हम एचओडी बोलते हैं। एंड यहाँ पर एक और एरिया आता है जो डील करता है आपका इंटीरियर डिजाइनिंग, या फिर आप इसमें कोई भी और अदर एरिया में आप अप्लाई कर सकते हो, अपैरल डिजाइनिंग में भी आप अप्लाई कर सकते हो। सो जब आपका जेआरएफ क्लियर होता है तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज पीएचडी के आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आउट करती है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, और वहाँ पे एरिया ऑफ डोमेन आता है एक ऑप्शन। जब आप फॉर्म फिल करते हो तो वहाँ पर आप एरिया ऑफ डोमेन आता है कि आपको किस डोमेन में जाना है। सो फॉर द होम साइंस स्टूडेंट्स आप अपने अकॉर्डिंग जो है इन डोमेन को चूज कर सकते हो। इफ यू वांट टू परस्यू योर पीएचडी, इफ यू वांट टू परस्यू योर रिसर्च इन फूड एंड न्यूट्रिशन, देन यू हैव टू अप्लाई फॉर द फूड एंड न्यूट्रिशन। अगर आप फूड टेक्नोलॉजी में करना चाहते हो, टेक्सटाइल, दैट इज अप टू यू, क्योंकि आपने डिफरेंट डोमेन से किया है, डिफरेंट सबके मास्टर्स जो है अलग अलग यहाँ पर डोमेन से है। सो पहली चीज तो यहाँ पर आती है गाइस रिसर्च की, कि आपको रिसर्च वर्क कैसे करना है। सो जब भी आप पीएचडी में एनरोल करते हो तो आप अपने पहले डोमेन चूज करो, और
सबसे मेन चीज़, सबसे पहली चीज़ जो हम कॉलेज टाइम से ही करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो पीएचडी और मास्टर्स के बीच में गैप नहीं रखते हैं, वो मास्टर्स क्लियर कर लेते हैं एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर और फर्दर जो है नेक्स्ट ईयर ही या फिर उससे उसके बाद ही पीएचडी में एनरोल कर लेते हैं। तो सबसे बेस्ट चीज़ जो चाहिए आपको रिसर्च में एनरोल करने के लिए, दैट इज़ योर रिसर्च प्रपोजल। आप जो है सब लोग अपना रिसर्च प्रपोजल पहले से ही रेडी करके रख लीजिए, क्योंकि जो अगर आप रिसर्च प्रपोजल रेडी करोगे तो उससे से आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले आपको मौका मिलेगा रिसर्च, अगर आपका रिसर्च प्रपोजल अच्छा हुआ है ना, अगर आपका रिसर्च प्रपोजल अच्छा हुआ तो आपको जो है मौका मिलेगा। अब इंटरव्यू में तो आप सब लोग बैठ ही जाओगे जो जीआरएफ वाले हैं, नेट कैंडिडेट्स है, बट जो प्रेफरेंस है वो सबसे पहले जीआरएफ वालों को दी जाती है, फिर नेट वालों को दी जाती है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि जो नेट स्टूडेंट है उनका रिसर्च प्रपोजल ज्यादा पसंद आ जाए गाइड को, या जो इंटरव्यू पे पैनल्स पे लोग बैठे रहते हैं, अगर उनका आप का रिसर्च प्रपोजल उनको पसंद आया तो वो सीट के अकॉर्डिंग आपको क्या करते हैं, जो भी सीट निकलती है, वैकेंसी जो निकलती है उसके अकॉर्डिंग आपको एनरोल करा लेते हैं। बट देखिए सीट्स बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, मतलब सॉरी सीट्स बहुत कम होती है, कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। सीट मान लें आपकी 3 हो गई, 4 हो गई मैक्सिमम। अगर मैं फूड टेक्नोलॉजी या फूड एंड न्यूट्रिशन की बात करूँ तो हार्डली आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 4 से 5 या मैक्सिमम 7 सीट्स आपको देखने को मिलेंगी। अब कंपटीशन इज वेरी टफ, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर वेरी हाई जिनका जीआरएफ क्लियर हुआ है, बट द नंबर ऑफ सीट्स आर वेरी लो। अब आपको क्या करना है, अब आपको स्टेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, सेंट्रल में करना है या फिर कहाँ करना है। पहले तो आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जाना है कि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है, और जहाँ की भी वैकेंसी आती है मैं तो कहती हूँ वहीं पर आपको अप्लाई कर देना चाहिए, क्या पता कौन सी यूनिवर्सिटी में आपका हो जाए और फिर आप बाद में चूज कर सकते हो कि आपके लिए सूटेबल कौन सा है। तो अगर मैं बात करूँ अपना होम साइंस का तो देयर आर मल्टीपल कॉलेजेस। अगर मैं बात करूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी की, पंजाब यूनिवर्सिटी की, ठीक है, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी की, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की, ये सारे ऐसी यूनिवर्सिटी है जो आपको इन डोमेन्स में आपका पीएचडी कराती है। तो इसलिए जब भी आपके फॉर्म्स निकलते हैं, अगर आप जीआरएफ क्वालिफाइड हो तो फटाफट से आप लोग जो भी फॉर्म आएगा फटाफट से जीआरएफ के लिए एनरोल कर लीजिएगा और अपना रिसर्च प्रपोजल रेडी करके रखो। एंड दैट रिसर्च प्रपोजल शुड बी कंसाइज, इफेक्टिव, और वो रिसर्च प्रपोजल आपका इंटरव्यूअर को पसंद आना चाहिए। ठीक है, अब ये तो हो गई हमारी जीआरएफ की बात। जीआरएफ के बारे में ऑलमोस्ट सभी जानते हैं कि क्या करना है, कैसे इंटरव्यू देना है, आपको एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन तैयार करना है, आपको रिसर्च प्रपोजल पहले से ही बना के रेडी रखना होता है ताकि जब भी इंटरव्यू आए तो आपको ध्यान, मतलब गुम ना हो जाओ आपकी अब क्या करें अब क्या करें। अब उस टाइम पे आप जीआरएफ क्रैक करने के बाद आप अपना जर्नल पढ़ रहे हो या फिर आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो, फिर वो टफ हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट के लिए जो सिर्फ नेट क्लियर करते हैं और वो टीचिंग में जाना चाहते हैं। ठीक है, जो टीचिंग में जाना चाहते हैं। सो अगर मैं गाइस टीचिंग की बात करती हूँ तो पहली बात तो अगर जैसे आप कॉलेजेस में अप्लाई करते हो, अभी जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है, जो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ पर तो हमेशा एक पीएचडी स्कॉलर को प्रेफरेंस दी जाती है टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर। ये मेरी सीधी सी बात है। ठीक है, एंड कुछ ऐसे कॉलेजेस होते हैं जैसे जो फॉर एग्जांपल जो इतने कमर्शियलाइज नहीं है या फिर जिनमें ऑलरेडी वैसे भी आजकल जो यूजीसी का एक वो आया था कि यहाँ पर सिर्फ अब नेट कैंडिडेट्स जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर। बट जो प्रेफरेंस दी जाती है इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और द स्टेट यूनिवर्सिटीज़, वो जीआरएफ को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। आप अप्लाई कर सकते हो बिकॉज यू आर एलिजिबल, आपकी एलिजिबिलिटी है क्योंकि आपके पास नेट है, बट जो प्रेफरेंस दी जाएगी दैट इज अकॉर्डिंग टू द जीआरएफ और पीएचडी कि आप पीएचडी कहाँ कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। अब ऐसा होता है कि आप पीएचडी भी कर रहे हो साथ साथ और आपको टीचिंग का भी मौका मिल जाए। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं जहां पर वैकेंसी निकलती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, और अगर आपका जीआरएफ है, आप पीएचडी कर रहे हो, तो आपको ही वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब बनने का मौका दे देते हैं, या आप वहां पर उस कॉलेज में जाके टीचिंग भी कर सकते हो अलॉन्ग विद योर पीएचडी। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। उसके बाद टीचिंग की अगर मैं बात करूं, जिसके पास जीआरएफ नहीं है, ये तो हो गया जीआरएफ की बात, जिसके पास सिर्फ नेट है वो क्या करेंगे। तो नेट जिनके पास है वो भी कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं। कॉलेजेस में बहुत अलग अलग अपने सब्जेक्ट वाइज है ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट होम साइंस पर्टिकुलरली, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल सब्जेक्ट। तो कॉलेज में जाके जो भी आप कॉलेज की वैकेंसी डालते हो अपने आसपास के एरिया में, जो भी आपकी कॉलेज यूनिवर्सिटी है वहां पर देखो कि क्या रिक्रूटमेंट निकल रही है, उसके अकॉर्डिंग आप जो है एनरोल कर सकते हो। बट प्रेफरेंस जो दी जाती है वो सबसे पहले आपको पीएचडी वालों को दी जाती है, क्योंकि सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटीज में ऑब्वियसली पीएचडी वाले आर मोर प्रेफरेबल रादर देन नेट ओनली, है ना। सो इसलिए नेट का जो प्रेफरेंस है वो थोड़ा कम दिया जाता है अगर मैं कंपैरिजन करती हूँ जीआरएफ और पीएचडी से। सो टीचिंग में आप कैसे जा सकते हो, ठीक है, एक तो हो गई ये वाली टीचिंग। अब इसमें क्या करना होता है आपको, देखो
अब मैं आपको दो तरीके बताती हूँ। अगर आपको टीचिंग में जाना है तो क्या होगा, सबसे पहले तो एक होता है आपका स्क्रीनिंग टेस्ट। अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटीज में देखते हो, ठीक है, अगर आप कुछ जैसे स्टेट के एग्जाम्स जो होते हैं, अगर आप स्टेट एग्जाम्स में देखते हो जो गवर्नमेंट जॉब के लिए भी होते हैं बेसिकली, उसमें से स्क्रीनिंग टेस्ट होता है और आपका डायरेक्ट इंटरव्यू हो जाता है। अब जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है वो आपका डिपेंड करता है कि आपका टोटल स्कोर कितना है, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि आप डीयू में कैसे रजिस्टर करते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और आपका जेएनयू हो गया, ठीक है, डीयू हो गया, या फिर जो आपका चयन पोर्टल है वहां पर आप कैसे रजिस्टर करते हो। तो उसमें आपका पूरा एक एपीआई स्कोर बनता है, उस पूरे स्कोर को लेके आप अपने पीएचडी में एनरोल कर सकते हो। अब क्या करना है, स्क्रीनिंग टेस्ट है ना, सबसे पहले होता है, अगर मैं स्टेट यूनिवर्सिटीज की बात करूं या फिर जहां पर आपके कॉलेज है स्टेट में जो ज्यादा कमर्शियलाइज नहीं, वहां पर आपका डायरेक्ट स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, आपका स्कोर देखा जाता है और डायरेक्ट इंटरव्यू ले लिया जाता है। इंटरव्यू के बेस पे वो आपको सिलेक्ट करते हैं दैट आप प्रोफेसर बन सकते हो या फिर नहीं बन सकते हो। अब एक चीज ऐसा है जो कम उम्र में बनना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, क्योंकि ऐसा होता है कि हम नेट और जेआरएफ में लगे रहते हैं, या नेट और जेआरएफ हमने बहुत पहले क्लियर कर लिया होता है 22-23 साल की उम्र में, लेकिन हम जॉब पा रहे हैं 30-32 साल की उम्र में, तो वो इतना डिले क्यों जाता है। सबसे पहली चीज़ क्या है, ये कॉलेज वाले स्टूडेंट्स के लिए भी एप्लीकेबल है कि जब भी हम कॉलेज में होते हैं, जब भी हम मास्टर्स कर रहे होते हैं, तो सब लोग क्या करते हैं, ऐसा लगता है कि बस हम कॉलेज में हम टाइम पास करें। तो आपको टाइम पास नहीं करना है मास्टर्स में, क्योंकि अगर आप पहले से ही ये सारी चीज़ें रखोगे, देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ मेरिट आपकी कैसे काउंट की जाती है, ठीक है, अगर आप डायरेक्टली नेट अप्लाई करते हो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, तो सबसे पहले आपके पास, अगर किसी के पास यहाँ पर एनसीसी या फिर एनएसएस का यहाँ पर आपको कुछ मिला है, ठीक है, जो आपको वेटेज है वो इन सारे वेटेज जो इन सभी को ज्यादा दी जाती है। वैसे तो आपका एपीआई स्कोर बनता है स्क्रीनिंग टेस्ट में कि आपका 10th का मार्क्स कितना है, 12th का मार्क्स कितना है, बैचलर्स का कितना मार्क्स है, मास्टर्स में कितना मार्क्स आया है, आपने क्या रिसर्च पेपर पब्लिश कर रखा है, जनरल पब्लिश कर रखे हैं, वो सबके मार्क्स होते हैं। किसी का 2 नंबर, किसी का 3 नंबर, आप जेआरएफ हो 5 नंबर, तो वो पूरा आपका स्कोर बनता है। लेकिन अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं तो आपको ज्यादा अच्छा मौका मिलता है, क्योंकि इन सब चीजों से आपका स्कोर बढ़ता है। अगर तो कॉलेज में आपने एनसीसी का सर्टिफिकेट है या फिर एनएसएस का सर्टिफिकेट है तो आपको एक्स्ट्रा मार्क मिलता है। अगर आप यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट रहे हो तो उसका भी एक आपको एक्स्ट्रा मार्क मिलता है, मतलब 2 या 3 नंबर मिलते हैं, ठीक है, वो हर एक यूनिवर्सिटी पे अलग अलग डिपेंड करता है। अगर आप गोल्ड मेडलिस्ट हो तो भी आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने कोई स्टेट या नेशनल लेवल का अवार्ड ले रखा है तो भी इसका एक एक्स्ट्रा मार्क मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आपका यूजीसी अप्रूव्ड जर्नल्स में कुछ आपने पब्लिश किया है, जैसे जो स्टूडेंट्स हैं, यूजीसी क्या करती है, कुछ अप्रूव्ड जर्नल्स की लिस्ट निकालती है, ठीक है, यूजीसी क्या करती है, कुछ अप्रूव्ड जर्नल्स की ना लिस्ट निकालती है। तो अगर आप अपने रिसर्च पेपर को पब्लिश करते हो, ठीक है, सबसे पहले तो हम मास्टर्स में क्या करते हैं, हम टाइम पास करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है, ठीक है, हम कॉलेज जा रहे हैं टाइम पास करें नहीं, लेकिन क्योंकि जब आप इस लेवल पे आते हो ना तो फिर आपको याद आता है कि हमने मास्टर्स में कुछ नहीं करा, बिकॉज आपको मास्टर्स में सारी चीजें करनी होती है, आपको अपना एक जर्नल या रिसर्च पेपर पब्लिश कराना होता है, क्योंकि उस जर्नल के, उस रिसर्च पेपर के आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। अगर आप जब जीआरएफ के लिए जाते हो, जब आपका वैसे स्क्रीनिंग के लिए सॉरी, जब आपका पूरा स्कोर टेस्ट किया जाता है, उस पूरे स्कोर में आपके जर्नल्स के ही मार्क्स मिलते हैं कि आपने क्या रिसर्च पेपर कहां पर पब्लिश किया है, ठीक है, और ये भी डिपेंड करता है कि कहां पब्लिश किया है। यूजीसी कुछ अप्रूव्ड जर्नल्स की लिस्ट निकालती है, आप उस लिस्ट को जाकर पढ़िएगा, आप कहां कहां पर पब्लिश करा सकते हो अपने रिसर्च पेपर को। सो रिसर्च पेपर पे काम करना हमें मास्टर से ही शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि वहां पर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स जो है फिर मिलते हैं। अगर एनसीसी का सर्टिफिकेट है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, ठीक है, उसका सर्टिफिकेट हो गया, अगर आप यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट हो तो आपको एक्स्ट्रा मार्क मिलेंगे, स्टेट या नेशनल लेवल का आपके पास अवार्ड है तो उसके जो है एक्स्ट्रा मार्क्स आपको मिलते हैं। साथ ही साथ अगर आप कोई कॉन्फ्रेंस, ठीक है, अगर आप कोई कॉन्फ्रेंस कोई नेशनल लेवल पे है, कोई इंटरनेशनल लेवल पे है, कॉन्फ्रेंसेस हो गए, सेमिनार हो गए, अगर वहां पर आप जाते हो, उनको अटेंड करते हो तो आपको एक अटेंडिंग सर्टिफिकेट भी मिलता है। और काफी बार क्या है, आप उन सेमिनार या कॉन्फ्रेंसेस से फायदा उठा के आप उनके टॉपिक्स पे भी रिसर्च कर सकते हो, क्योंकि उसमें आपको बता दिया जाता है कि फर्दर रिसर्च क्या चल रही है, कैसे पास्ट में क्या रिसर्च हुई थी, तो आप उन टॉपिक्स को पढ़ के जनरल में से आप उन पे भी रिसर्च फर्दर कर सकते हो। और कॉन्फ्रेंस सेमिनार का आपको अटेंडिंग सर्टिफिकेट भी मिलता है, तो आप वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार जो है अटेंड कर सकते हो और वहां पर अपना पेपर पब्लिश करा सकते हो, बिकॉज पेपर पब्लिकेशन को भी एक्स्ट्रा वेटेज दी जाती है। तो ये सारे काम ऐसे हैं जिनसे आप अपने जो स्कोर है उसको इंक्रीज कर सकते हो, और अगर आपका जितना हाई स्कोर रहेगा उतना ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये तो हमने बात कर ली जीआरएफ, और हमने बात की कि नेट से कैसे कैसे हम क्या
असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। सो जीआरएफ के लिए तो आपको, आपके पास जीआरएफ है, यू आर डायरेक्टली एलिजिबल फॉर द इंटरव्यू टेस्ट। आप इंटरव्यू देने जाओ, स्क्रीनिंग होगा, आपका पूरा स्कोर काउंट होगा एंड आपको जो डोमेन है आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको सीट्स अलॉट कर दी जाएगी। जो भी आपका गाइड रहेगा, गाइड सबसे मेन रोल प्ले करता है। तो गाइड जो भी आपको टॉपिक दे रहा है या जिस डोमेन में आपको रखना चाह रहा है अपने साथ, तो आप वहां पर उनसे बातचीत करके आप उसमें सिलेक्ट हो सकते हो, आप उसके लिए एलिजिबल हो बिकॉज यू आर जीआरएफ क्वालिफाइड। अब यहाँ पर हम बात करते हैं नेट क्वालिफाई की। तो मास्टर्स से ही ये वीडियो उनके लिए भी है जो स्टूडेंट्स मास्टर्स में कुछ नहीं करते हैं। सो मास्टर्स में ही आपको ये सारी चीजें करनी शुरू कर देनी है बिकॉज अगर आप जल्दी उम्र में बनना चाहते हो असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आप ये सारी चीजें कर सकते हो। अगर आप जितना लेट करोगे उतना ही आपका समय जो है वो डिले हो जाएगा। तो यूजीसी नेट, इट इज़ अ बिग जर्नी एक्चुअली, इट इज़ नॉट अ स्मॉल जर्नी। इसमें पेशेंस लेवल सब कुछ देखा जाता है। सो यूजीसी नेट एक बहुत बड़ी जर्नी है और यहाँ पर आप ट्राई कीजिए कि आप यहाँ पर अपने पेपर को पब्लिश करा लीजिए, क्योंकि पेपर पब्लिकेशन का भी ऑलरेडी आपको 2 या 3 मार्क मिलता है। यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट हैं या आपको कोई अवार्ड मिला है स्टेट या इंटरनेशनल, स्टेट या नेशनल लेवल पे, या फिर आप कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करके आए हो इंटरनेशनली नेशनल लेवल पे, तो वो सब अटेंडिंग सर्टिफिकेट वो सब काउंट किया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका असिस्टेंट प्रोफेसर और जीआरएफ के लिए। अब जो ऑनलाइन टीचिंग में आना चाहता है, जैसे हम लोग करते हैं ऑनलाइन टीचिंग, और आप इस तरीके से पढ़ाना चाहते हो तो आपके पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इफ यू आर नेट क्वालिफाइड तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आप सब लोग अपना पहले यूट्यूब चैनल बनाइए। ठीक है, यूट्यूब चैनल बना के डायरेक्ट आप लिंक्डइन से अप्लाई कर सकते हो। हर एक एड टेक में वैकेंसीज निकलती है। ठीक है, आप डायरेक्टली वहां से जाके अपना डेमो वीडियो अपलोड कर सकते हो, या फिर जब वैकेंसी निकलती है तो एक पूरा फॉर्म फिलअप आता है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने जो डेमो वीडियोज है वो आप डाल सकते हो। साथ ही साथ आपको डायरेक्टली कोई इंस्टीट्यूशन या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली अप्रोच भी कर सकती है। अगर आपके यूट्यूब पे सब्सक्राइबर अच्छे खासे हैं, अगर आपके पास सब्सक्राइबर्स अच्छे हैं और आपका वे ऑफ टीचिंग बहुत अच्छा है, बहुत इफेक्टिव है, तो आपको डायरेक्टली भी अप्रोच किया जा सकता है और आप लिंक्डइन के थ्रू जो है आप वहां पर अप्लाई भी कर सकते हो। सो व्हाई नॉट, ये वाला मेथड भी है ना, दिस इज ऑल्सो इफेक्टिव इफ यू वांट टू एंटर इन एडटेक इंडस्ट्रीज और इफ यू वांट टू टीच ऑनलाइन लाइक मी। सो आप जो है यूट्यूब चैनल बनाइए और यूट्यूब चैनल बनाकर आप अपने टीचिंग कीजिए, इफेक्टिव टीचिंग कीजिए, तो आपको डायरेक्टली अप्रोच किया जा सकता है इफ यू आर नेट और जीआरएफ क्वालिफाइड। सो ये भी एक अच्छा तरीका है, आप इस तरीके से भी टीचिंग कर सकते हो। साथ ही साथ अगर मैं होम साइंस की बात करूं, अगर ऐसे स्टूडेंट जो स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं होम साइंस, उनके लिए भी 10th और जो 11th और जो 12th होती है क्लास, उसमें भी एक होम साइंस सब्जेक्ट होता है, बट वो बहुत बेसिक लेवल का होता है। उसमें एक एलिजिबिलिटी होती है, उसमें आपको बीएड चाहिए होती है। सो बीएड के साथ साथ आपका नेट क्रैक है तो आप होम साइंस स्कूल में पढ़ा सकते हो, जहाँ पर आपको अच्छा खासा पे स्केल भी मिल जाता है। इफ यू आर, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हो स्कूल में, तो आपके पास बीएड होना चाहिए। बीएड के साथ साथ आपको नेट क्रैक करना है, तो आप उधर भी जाकर ऐसी तरीके से टीचिंग कर सकते हो। सो पहले डिसाइड कीजिए कि आपको जेआरएफ करना है, नेट करना है, स्कूल टीचिंग करनी है, ऑनलाइन पढ़ाना है, कि आपको किस तरीके से पढ़ाना है। अब जो स्टूडेंट्स यहाँ पर टारगेट बनाकर चले हैं दिसंबर बैच का, आप जो है इस बूस्टर कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि हमारा एक बूस्टर कोर्स चल रहा है जहां पर आपकी एक क्विक रिवीजन होगी, आपके रिवीजन को स्पीड अप किया जाएगा और इस बूस्टर कोर्स में आप लोग एनरोल कर सकते हो। होम साइंस स्टूडेंट जो पढ़ रहा है यहाँ पर बूस्टर कोर्स में एनरोल कर सकता है। दे कैन यूज माय कोड टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके बारे में हम ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि सबको पता है, बहुत बार मैंने इसके बारे में आपको अपने सेशन के बारे में भी बताया है। अब मैं बात करती हूँ एक ऐसी चीज़ की जहाँ पर जो नेट कैंडिडेट्स असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं वो कैसे अप्लाई करते हैं। देखिए, यहाँ पर रिक्रूटमेंट आती है। मैं अगर बात करूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी की, अगर आप यहाँ पर डालोगे ना, सबसे पहले तो अगर आप यहाँ पर डालोगे DU रिक्रूटमेंट, ठीक है, आपको सिंपल डालना है। DU रिक्रूटमेंट जो है करता रहता है। अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूँ, जो स्टूडेंट दिल्ली में रहते हैं या जो करना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ काम, यहाँ पर ना दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है आपकी वैकेंसीज निकालता रहता है। जैसे ये एडवर्टाइजमेंट आया था, ठीक है, लास्ट डेट सबमिशन की 9/11 है, मतलब 9 नवंबर है। तो ये एडवर्टाइजमेंट आती है, ये तो प्रोफेसर की है, ये वाली असिस्टेंट प्रोफेसर की है। ठीक है, तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, आप DU में भी जहाँ के यहाँ पर ओपन करके अपना स्टेटस देख सकते हो, तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। और पहली चीज़ तो ये हो गई, आप इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट देख सकते हो अलग अलग।
अब जो यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल जाता है, ठीक है, जो जहाँ से आप आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, ये है डीयू का रिक्रूटमेंट पोर्टल। जिस कैंडिडेट का नेट क्लियर है या जेआरएफ भी क्लियर है, आप इस पोर्टल पे जाके जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यहाँ पर जिसका ऑलरेडी नेट क्लियर है, जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर किया है, आपको बार बार यहाँ पर लॉगिन करके देखना है, क्योंकि आप लॉगिन करोगे तो आपको आपके सब्जेक्ट के वाइज कॉलेजेस दिख जाएंगे कि किस किस कॉलेज में कितनी वैकेंसी आई है। अगर किसी ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो आप यहाँ पर अपना नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अब जब आप नया अकाउंट क्रिएट करोगे ना, तो आप अपने आप को यहाँ पर रजिस्टर करवा लोगे। जब आप रजिस्टर हो जाओगे तो आप अपने सब्जेक्ट वाइज आपको डेली चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हर दिन वैकेंसीज आती रहती है किसी किसी सब्जेक्ट में। तो आपको जब रजिस्टर कर लोगे तो आपको अपने सब्जेक्ट के वाइज डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस के नाम दिखेंगे, आप डायरेक्टली वहां पर अप्लाई कर सकते हो। और ये फॉर्म थोड़ा बहुत बड़ा होता है, इसमें आपकी बेसिक डिटेल्स होती है, आपके एजुकेशनल डिटेल्स, आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशंस और आपका पूरा स्कोर, जो मैंने अभी आपको बताया है कि आपने जनरल पब्लिश किया है, गोल्ड मेडलिस्ट हो, यूनिवर्सिटी मेडलिस्ट हो, या फिर आपके अवार्ड आपको कहीं से मिला है, वो सारा एपीआई स्कोर जो है आपका काउंट होता है एट द एंड ऑफ दिस फॉर्म। ठीक है, तो आपको यहाँ पर रजिस्टर करना, इसलिए मैं आपको बोल रही थी कि इस तरीके से आपको अपने मार्क्स बनाने हैं, क्योंकि जितने ज्यादा आपके मार्क्स होंगे उतना ज्यादा आपके लिए इफेक्टिव रहेगा। सेकेंड थिंग, एक तो ये मैंने आपको डीयू का बता दिया, वैकेंसीज कैसे चेक करते हैं, और यहाँ पर आपको इस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है। दूसरी चीज, आपके पास एक पोर्टल आता है जिसको हम बोलते हैं चयन पोर्टल, या फिर आप ई चयन अगर सर्च करोगे तो यहाँ पर एक पोर्टल आपको दिखेगा, यूजीसी रिक्रूटमेंट पोर्टल। यहाँ पर यूजीसी की बहुत सारी पोस्ट जो है निकलती रहती है। ठीक है, ये है चयन पोर्टल, सीयू चयन पोर्टल। अगर आप यहाँ पे रजिस्टर करोगे, यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ता है अपने आप को, एप्लीकेशन प्रोसीजर है, आपको पहले प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, फिर यहाँ पर आप फाइंड कर सकते हो कि आपको क्या जॉब चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर की, लेट से, और लोकेशन कहाँ चाहिए, लेट से आपको दिल्ली में चाहिए। ठीक है, तो आपको जो पोस्ट है इधर भी आपको चूज करना पड़ेगा। आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको ये पूरा दिख जाएगा, क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। सो पूरा आपको रजिस्टर, यहाँ पे ऑप्शन है ना रजिस्टर का, आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है इस पोर्टल पे। और जब अपने आप को रजिस्टर कर लोगे तो आप सर्च कर सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब्स, किस लोकेशन में आपको ढूंढना है, तो लोकेशन वाइज सारे असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब जो है वो आ जाती है। तो आप इस तरीके से एक चयन पोर्टल पे जाके भी अपने आप को रजिस्टर करा के एक सुनहरा मौका पा सकते हो कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। सो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या चूज करना है। सबसे पहले तो अपना रिसर्च प्रपोजल जो है वो रेडी रखिए, और सभी को गुड लक, बेस्ट विशेस कि सब लोग असिस्टेंट प्रोफेसर जो है फटाफट से बन जाओ, एंड अपने सक्सेस को फैमिली के साथ और खुद के अपने साथ एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।